जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई, डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए इनसे मुराद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे अगर हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया डेटर्स को और उनसे हमें रिप्लाई नहीं मिला, नॉन रिस्पॉन्स का केस है, तो उस सूरत में आपको पता है हम एक अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं जो डेटर्स ने हमारे क्लाइंट को भिजवाई होगी, प्लस ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ उसको चेक कर लेंगे, और जिन डेटर्स से ईयर एंड के बाद कैश रिसीव नहीं हुआ उनकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डेटर्स क्रिएट कब होता है? जब क्रेडिट सेल होती है, तो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सेल के डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे सेल्स ऑर्डर, जैसे गुड्स डिस्पैच नोट, जैसे सेल इनवॉइस, जैसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर, ये डॉक्यूमेंट। और इसी तरह अगर क्रेडिटर का केस होगा तो उस सूरत में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट नोट, परचेज इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस वगैरह। ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई, किससे? अकाउंट स्टेटमेंट से क्या मुराद है? देखिए अकाउंट स्टेटमेंट से मुराद है कंसेप्चुअली अदर पार्टी का टी अकाउंट। अदर पार्टी का टी अकाउंट, कोई भी अदर पार्टी हमारे क्लाइंट को टी अकाउंट क्यों भेजेगी? मंथ एंड पे भेजती है नॉर्मली, ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अपने रिकॉर्ड के साथ चेक कर ले, कहीं कोई एरर या ओमिशन है उसे करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। अब अगर तो ये बैंक भेजे, इस अकाउंट स्टेटमेंट को बैंक भेजे, तो हम इसे बैंक स्टेटमेंट कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेटर्स या क्रेडिटर्स भेजे तो इसे सिंपल अकाउंट स्टेटमेंट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, या समटाइम सप्लायर स्टेटमेंट भी एक जगह पे नाम यूज हुआ है कि जो क्रेडिटर्स भेजेंगे अकाउंट स्टेटमेंट उसे सप्लायर स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक भेजे तो बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो अकाउंट स्टेटमेंट है ये जनरल वर्ड है। जी क्लियर हो गया भैया? और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन है ना, जी पूछिए। जी बिल्कुल, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन इनका ये है कि सर अगर हमने इंटरिम ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड करवाया और बाद में हमें पता चलता है, जो फाइनल ऑडिट में हमने कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इंटरिम ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, फाइनल ऑडिट में एडिशनल हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये एडिशनल प्रोसीजर कौन से होंगे? इसमें एक प्रोसीजर उन्होंने कहा कि जो इंटरिम डेट है हमारी और फाइनल डेट, यानी 31 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक दरमियान में 2 महीने हैं, इस इंटरवेनिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करें, मटेरियल ट्रांजैक्शन को, और उनको वाउच करें, वेरीफाई करें। इनका क्वेश्चन ये है कि सर हम ये नवंबर और दिसंबर के महीने के ट्रांजैक्शंस को क्यों सेलेक्ट करके चेक कर रहे हैं, हालांकि हमें ईयर एंड का बैलेंस कंफर्म करना है। डेटर्स के केस में कोई दरमियान की ट्रांजैक्शंस तो हमने वेरीफाई नहीं करनी। तो याद रखें, ये जो हम नवंबर और दिसंबर के ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ताकि दिसंबर एंड का जो बैलेंस है वो वेरीफाई हो जाए। खुद सोचिए कंसेप्चुअली, टाइम कम है हमारे पास, हम फाइनल ऑडिट जो फाइनल डेट है 31 दिसंबर, इस पर कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं कर सकते, टाइम कम है। हमने क्या किया, हमने इंटरिम डेट 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया, 31 अक्टूबर की फिगर वेरीफाइड। अब हमने 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर की फिगर पे पहुंचना है। 31 दिसंबर की फिगर कंफर्मेशन से वेरीफाई नहीं कर सकते। अब तरीकाकार क्या होगा, 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म,
अगर नवंबर दिसंबर की ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती हैं तो जरा लॉजिकली सोचिए, ऑटोमेटिकली 31 दिसंबर का बैलेंस कंफर्म हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो असल में हालांकि हम 31 दिसंबर का बैलेंस ही कंफर्म करना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए प्रीवियस ट्रांजैक्शन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 31 अक्टूबर का बैलेंस वेरीफाइड, अगर नवंबर दिसंबर का बैलेंस भी वेरीफाइड हो जाता है तो इसका मतलब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे 31 दिसंबर का बैलेंस वेरीफाइड है। एग्जैक्टली इसी तरह की वर्किंग हम करते हैं इन्वेंट्री में भी। जैसे सम टाइम हमें कह सकता है कि आपने 15 दिसंबर को स्टॉक काउंट किया, अब 31 दिसंबर का बैलेंस जो है वो बताइए कैसे कंफर्म करेंगे? अब चूंकि 15 दिसंबर को स्टॉक आउट कर चुके हैं तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता कि 15 दिन के बाद आप दोबारा पूरी कंपनी का स्टॉक आउट करें। तो उस सूरत में फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 31 दिसंबर का बैलेंस कैसे वेरीफाई करते हैं? हम कहते हैं 15 दिसंबर का स्टॉक आउट हुआ, इसका मतलब 15 दिसंबर का बैलेंस वेरीफाइड है। अब जो इसकी दरमियानी पीरियड की ट्रांजैक्शन होगी 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, इनको हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई कर लेंगे, जो दरमियान की सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन होगी। तो जब ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर इसका मतलब 31 दिसंबर का बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, वो वेरीफाई कर लिया। तरीकाकार समझ आ रहा है? एक डेट का बैलेंस वेरीफाई करना है, नहीं कर सके किसी वजह से, दूसरी डेट का बैलेंस वेरीफाई किया, अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दरमियान की ट्रांजैक्शन को चेक करना। कंसेप्ट समझ आ गया जी? और कोई क्वेश्चन? यस कर दीजिएगा जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? आज के लेक्चर की तरफ चलें फिर। अच्छा, हमने कल जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके एंड में 5 रुपए के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? वो एक शायद वो मीरपुर वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 सप्लायर्स टेलीफोन पे कंफर्म करते हैं, वो वाला क्वेश्चन किया आपने? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें फिर। आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आज बेसिकली 2 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तीसरा कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास में, लेकिन ऑफिशियली वो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। वो है बैंक कंफर्मेशन लेटर, कि अगर हम बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो उसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, ये आपको अंदाजा होगा कि ये पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 दफा क्लास में डिस्कस हुआ है कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस के अलावा और क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं, अगर बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या इंफॉर्मेशन। तो बैंक वाला जो है वो अलहदा से भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट कौन से स्टडी करने हैं, ये कंसेप्ट पहले समझ लीजिएगा। पहला कंसेप्ट हम सीखेंगे कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, इनकार कर दे, रिक्वेस्ट करे हमसे, किस चीज की रिक्वेस्ट? कि सर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए इस एक पार्टी को, तो हमने क्या करना है? पहला कंसेप्ट क्या सीखना है हमने? अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे हमें या इनकार कर दे कि सर एक पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट कि जब हमने कंफर्मेशन से रिलेटेड सारे केसेस पढ़ लिए तो एंड में हमने एक समरी प्रिपेयर करनी है ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। किस कंक्लूजन पे? कि डेटर्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, 2 कंसेप्ट। एक, अगर मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट करे कि कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना तो क्या करना पड़ेगा, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और दूसरा कंसेप्ट क्या सीखना है हमने कि समरी कैसे प्रिपेयर करेंगे और कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे कि डेटर्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सबसे पहले दोनों कंसेप्ट इजी हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल है, इसमें याद करने वाले की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि सर ये हमारे 10 डेटर्स हैं, इनमें से 9 डेटर्स को आप कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दें, ये 10वें को सेंड ना कीजिए, तो हम क्या कहेंगे?
हम कहेंगे बाकी 9 को तो साइड पे कर दो, पहले ये बताओ इस 10वें को क्यों ना कंफर्मेशन लेटर सेंड करें। हम उससे रीजन इंक्वायर करेंगे। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है हमसे कि सर आप कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए किसी भी एक पार्टी को, तो हम क्या करेंगे, रीजन इंक्वायर करेंगे उनसे कि क्यों सेंड ना करें। मैनेजमेंट जो भी रीजन देगी वो या तो उसकी कोई रिफ्यूजल जो है उसकी वो या तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी मैनेजमेंट के पास, या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। मिलता जुलता कंसेप्ट आपको याद होगा, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था एक जगह पे कि जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए, एक दफा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री हो गई ड्यूरिंग ऑडिट, अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, शाबाश, मैनेजमेंट से रीजन इंक्वायर करते हैं। और इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट था वो आगे 2 हिस्सों में जाता था कि अगर मैनेजमेंट ने कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना है। याद है वो कंसेप्ट? तो जरा मुझे बताइए, इसी बहाने वो प्रीवियस कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी कि वहां पे एग्जांपल्स दी गई थी 3। 2 केसेस में उसने कहा था ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, एक में कहा था रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। जरा मेरा भाई बताइए किन सिचुएशन में उसने कहा था कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? शाबाश, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस। और दूसरी एग्जांपल क्या थे? मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। और वो कौन सी एग्जांपल थी जिसमें उसने कहा था कि चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा? रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। तो इसी तरह यहां पे भी जब मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट करेगी सर कंफर्मेशन लेटर को सेंड ना कीजिए, तो हमने क्या करना है, रीजन, या तो मैनेजमेंट के पास वैलिड रीजन होगी या नहीं होगी। इसमें मैं वैलिड रीजन की एग्जांपल देता है, बाकी की सारी रीजन समझ लीजिए इनवैलिड है। यहां पे सिर्फ वैलिड एग्जांपल क्या देता है, कहता है अगर हमारे क्लाइंट का किसी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी इनवॉइस के ऊपर, और निगोशिएशन चल रही है उनकी मामले को सेटल करने के लिए, तो इस सिचुएशन में कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करना बेहतर है, रीजनेबल है। क्योंकि अव्वल तो वो कंफर्मिंग पार्टी आपके बैलेंस को एग्री करेगी नहीं, वो कहेगा सर इसी चीज का तो झगड़ा है, आप कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे देने, हम कह रहे हैं हमने कम पैसे देने, तो मैं कैसे आपके बैलेंस को कंफर्म कर सकता हूं? वो कंफर्मिंग पार्टी कंफर्म नहीं करेगी बैलेंस, अगर आप लेटर सेंड करेंगे भी तो, ठीक है। बल्कि उल्टा हो सकता है, वो जल्दी पे तेल छिड़कने वाली बात है कि वो गुस्सा कर जाए कि सर अभी तो हमारी निगोशिएशन चल रही है, आप बहाने से रिटर्न फॉर्म में मेरे से एग्री करवाना चाहते हो कि मैंने इतने पैसे देने हैं। तो चूंकि उनकी आपस में निगोशिएशन चल रही है, डिस्प्यूट है, इस सिचुएशन में कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करना ये रीजनेबल है। लेकिन इसके अलावा कोई रीजन है तो फिर याद रखिए वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है, वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट करे सर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करे, हमने क्या करना है, रीजन इंक्वायर करना है। या तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ चलना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिलता फिर क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एविडेंस नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट ने हमें कहा कि सर ये हमारे डेटर्स हैं, बाकी सबको तो कंफर्मेशन लेटर सेंड कर लें, इस एक डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें, हमने क्या करना है, रीजन इंक्वायर करनी है। फर्ज कीजिए अब की बार रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही अल्टरनेट प्रोसीजर होता है,
जो परफॉर्म करते हैं। क्या दोस्त आज वे गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेंगे कि सर देखिए मैनेजमेंट मना कर रही है कि इंफॉर्मेशन लेटर सेंड करने को, इनको समझाइए। अगर फिर भी मैटर रिजॉल्व ना हो तो फिर हमने आगे चलना है। लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ी देर के लिए यहां रुकिए और मुझे यह बताइए, यह भी स्कोप लिमिटेशन है। यहां पे अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता, इस केस में भी स्कोप लिमिटेशन की तरफ जा रही है बात। दोनों में फर्क क्या है? शाबाश, ये ज्यादा स्वेयर है और ये कम स्वेयर। भाई ये कंसेप्ट कहां पढ़ा था? ये भी हमने पास में कहीं पे कंसेप्ट पढ़ा है। कहां पढ़ा? शाबाश, चैप्टर 4 में। याद है आपको? स्कोप लिमिटेशन की एक कैटेगरीज थी, 3 कैटेगरीज। एक स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट थी और एक अदर थी, वो स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। तो मैंने क्या बताया था? कौन सी वाली ज्यादा स्वेयर है? शाबाश, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। और अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे ये कंसेप्ट बिल्ड किया था कि स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम आएगा, मॉडिफिकेशन होगी। लेकिन जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ये ज्यादा स्वेयर है, इसकी अदर इंप्लीकेशंस भी होंगी। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट ज्यादा स्वेयर है, इसकी अदर इंप्लीकेशन भी होगी। याद है आपको कंसेप्ट? ये चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट वाले में पढ़ा था। स्कोप लिमिटेशन की कितनी कैटेगरीज पढ़ी थी हमने? 3। और मैंने बताया था जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ये ज्यादा स्वेयर है, इसकी अदर इंप्लीकेशन भी है, रिपोर्ट की इंप्लीकेशन भी है, अदर इंप्लीकेशन भी है। और जो दूसरी नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन है बाय सर्कमस्टेंसेस वगैरह, इनमें सिर्फ रिपोर्ट में इंप्लीकेशन होती है, अदर इंप्लीकेशन नहीं है। अब आप उस कंसेप्ट को जहन में रख के मुझे बताइए, ये कौन सी वाली स्कोप लिमिटेशन है? अदर वाली स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस वगैरह। और ये वाली स्कोप लिमिटेशन कौन सी हो रही है? बाय मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और इफेक्ट, और ये इनएप्रोप्रिएट है, अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल है। डायरेक्टर्स ने भी इस सिचुएशन को रेक्टिफाई नहीं किया। अब क्या करें? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? एज यूजुअल, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक बात समझ आती है? आगे चलते हैं। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, अनरीजनेबल है, रिपोर्ट पे इफेक्ट बता दिया, क्या कोई अदर इंप्लीकेशन भी होगी? अदर इंप्लीकेशन क्या होगी? जरा खुद सोचें। हम एज ऑडिटर ये सोच रहे होंगे, हम कहेंगे यार वजह कोई भी नहीं है, बिला वजह एक डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से हमें रोक दिया, लगता है हो ना हो कोई मसला है, ये शायद कोई फ्रॉड है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लगता है ये फेक डेटर है, फेक सेल रिकॉर्ड की थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करके, और हमने चूंकि सैंपल में आगे पार्टी, तो अब हमें इस वजह से रोक रहे हैं कि कहीं हम इसको आइडेंटिफाई ना कर लें कि ये फेक है, वरना तो और कोई रीजन नहीं है। मुझे बताइए, क्या हम ये सोचेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्या सोचेंगे कि नहीं? बिल्कुल। हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। और जब रिस्क इंक्रीज होगा तो फिर डेफिनेटली प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाएंगे, खास तौर पे रिस्क फ्रॉड का इंक्रीज होगा। अच्छा बताइए, क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करेंगे? रीवैल्यूएट, एक तो हमने एक्सेप्टेंस के वक्त वैल्यूएट किया होगा ना, अब रीवैल्यूएट करेंगे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं एक्सेप्टेंस के वक्त हमारा ख्याल था इंटेग्रिटी है, लेकिन अब पता चल रहा है इंटेग्रिटी नहीं है। इंटेग्रिटी को क्या करेंगे? रीवैल्यूएट। ये रीवैल्यूएट उसने क्यों कहा? क्योंकि एक वैल्यूएशन हम एक्सेप्टेंस कर चुके हैं, रीवैल्यूएट करेंगे। और अगर रीवैल्यूएट करेंगे पता चले अब इंटेग्रिटी नहीं है मैनेजमेंट में, क्या करना चाहिए? एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर इंटेग्रिटी इफ पॉसिबल, अगर सीरियस कंसर्न हो इंटेग्रिटी पे, विड्रॉल भी कर सकते हैं। खुद सोचिए, एक्सेप्टेंस के वक्त हमने देखा, अगर एक्सेप्टेंस के वक्त इंटेग्रिटी ना होती, एक्सेप्ट करते, एक्सेप्टेंस के बाद पता चला इंटेग्रिटी नहीं है, तो विड्रॉ कर लो।
विड्रॉ करना है। याद है तीसरा कंसेप्ट आज हमारा रिवाइज हो रहा है वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर है। याद है एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर क्या थे? चैप्टर 5 में पढ़े थे हमने। क्या थे एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर मेरे भाई? क्या थे? हर हफ्ते रिवीजन नहीं कर रहे आप? जरा बताइए एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर क्या थे? याद नहीं किए, खुदा का खौफ करें। स्टेप नंबर 1 क्लाइंट में इंटेग्रिटी देखनी है। स्टेप नंबर 2 अपनी कॉम्पिटेंस देखनी है। स्टेप नंबर 3 देखना है दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं एक दूसरे से। स्टेप नंबर 4 प्रीवियस एंगेजमेंट से कोई मैटर अगर है जो रेलिवेंट हो सकता है उनको कंसीडर करना है। स्टेप नंबर 5 प्री कंडीशन देखनी है। अब अगर प्री कंडीशन पूछ लो फिर आप कहेंगे सर याद नहीं किया। तो क्या हम इंटेग्रिटी वैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट के एक्सेप्टेंस के वक्त? अगर उस वक्त मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी ना होती, एक्सेप्ट ना करते, अब आके पता चला इंटेग्रिटी नहीं है, क्या करें? अब विड्रॉ कर ले, क्योंकि इंटेग्रिटी पे याद रखें हम कंप्रोमाइज नहीं करते। मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंस ना हो वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है, मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी ना हो वो कंप्रोमाइज नहीं होता। ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसे जैसे आपने घर में कोई किसी काम करने वाले किसी को रखा हो, वो काम सुस्त करता है, देर से करता है, इसको शायद आप कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन अगर वो घर में चोरी करता है इसको आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंपिटेंस पे कंप्रोमाइज हो जाता है, इंटेग्रिटी पे नहीं होता। तो इसीलिए अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी नहीं है हम क्या करते हैं? विड्रॉल। कुछ समझ आया कंसेप्ट? जरा क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। मुझे बताइए मैनेजमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की सर ये इस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें, हम एज ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? रीजन इंक्वायर करेंगे। यहाँ तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब दूसरे साइड पे आ जाएं, मैनेजमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की सर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए, हमने उससे इंक्वायर रीजन इंक्वायर की और रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, क्या करें? अब एक ही अल्टरनेटिव प्रोसीजर होता है, क्या? डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करो। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता अब क्या करना है? अब इफेक्ट 2 जगह पे, अब सिर्फ रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, अब अदर इम्प्लीकेशंस भी आएगी, ये ज़हन में रखिएगा। रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा? सेम मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। अदर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? रिस्क को हमारा इंक्रीज हो जाएगा, खास तौर पे रिस्क ऑफ फ्रॉड। प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म करना वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीएवैल्यूएट करना, और अगर इंटेग्रिटी पे ज्यादा कंसर्न है तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? चलिए अब आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसकी रीडिंग कर लीजिए और एंड पे जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है इसको भी अटेम्प्ट कीजिए कि आंसर दे सकते हैं कि नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मैडम। हाँ अगर विड्रॉल कर लेते हैं एक्सट्रीम केस में तो फिर जाहिर है हम रिपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा हमने से दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है, क्योंकि मे भी हम विड्रॉ करें मे भी विड्रॉ ना करें, ठीक है? तो इसीलिए दोनों ऑप्शन डिस्कस कर दी गई है। डेफिनेटली अगर हम विड्रॉ करेंगे तो फिर रिपोर्ट नहीं देंगे। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए अच्छा एंड में क्वेश्चन समझ आ गया आपको? या एक आपके क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट नहीं बताना, तो मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे? इंक्वायर किया रीजन को। फिर इसके बाद अगर हेडिंग देके 2 हेडिंग, पहली हेडिंग अगर रिफ्यूजल रीजनेबल है तो अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस नहीं मिलता स्कोप लिमिटेशन। बस यहां तक खत्म कर देना, आगे उसे रिपोर्ट की तरफ नहीं लेके जाना। अगर रिफ्यूजल रीजनेबल नहीं है तो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स के साथ, अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी, बस खत्म। आगे रिपोर्ट के हाँ अदर मैटर्स लिखेंगे, अदर जो हमारा इफेक्ट आएगा। अब अदर क्या इफेक्ट होगा हमारा?
रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा, खासतौर पर रिस्क ऑफ फ्रॉड, प्रोसीजर रिवाइज हो जाएंगे, प्लस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीवैल्यूएट करना है, और एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी। यानी पूरा कंसेप्ट हमने इसी तरह लिखना है, लेकिन जहां कहीं रिपोर्ट की बात आ रही होगी, ओपिनियन की बात आ रही होगी, उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली उसने मना कर दिया, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 स्टार्ट करें। चले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 हमारा एक प्रैक्टिकल स्टेप है कि प्रैक्टिकली देखें हम। फॉर एग्जांपल अगर हमने 60 कस्टमर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, तो जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो इन 60 पेजेस को नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि इनके ऊपर हमने क्या हमारी फाइंडिंग्स है हर कंफर्मेशन लेटर के केस में। जो हमारे इंडिविजुअल टीम मेंबर्स होंगे वो तो एक एक कंफर्मेशन का हिसाब रख रहे होंगे कि कब कंफर्मेशन लेटर सेंड की, जवाब आया नहीं आया, जवाब आया तो क्या लिखा था, डिसएग्रीमेंट था या एग्रीमेंट था, और अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है। पार्टनर्स की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें आपने जो कुछ भी काम किया है एक 1 पेज समरी की शक्ल में हमारे सामने रखिए, इसको देख के अगर जरूरत महसूस हुई तो हम डिटेल वर्किंग चेक करेंगे, वरना यही काफी है समरी। तो ये जो समरी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तरह की 1 पेज समरी, जहन में रखिएगा ये प्रैक्टिकली एंगेजमेंट पार्टनर के लिए बनती है, ताकि वो एक ही नजर में अंदाजा लगा लें कि हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए डेटर्स के केस में फॉर एग्जांपल, और हमारा कंक्लूजन क्या है। इसमें पहले आपको वो बता रहा है कि हमने डेटर्स का केस है, एरिया कौन सा है, डेटर्स का। टोटल डेटर्स कितने थे, 1.2 मिलियन, 1,248,900, और हमने सैंपल कितनों का सेलेक्ट किया, 579,500 का। ये सिचुएशन क्लियर है। डेटर्स का एरिया, टोटल डेटर्स थे 1.2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, उसमें से हमने 579,000 जो है इनको कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। अब देखिए कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्या सबका जवाब आएगा, नहीं। क्या जिनका जवाब आएगा वो सारे बैलेंस एग्री करते होंगे, नहीं। तो इसीलिए हमें समरी बनाना पड़ती है कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है कंफर्मेशन का जो रिप्लाई आया वो किस किस टाइप का था। पहली टाइप, रिप्लाईज रिसीव्ड एंड एग्रीड। क्या मतलब हुआ, रिप्लाई रिसीव हुआ था, बैलेंस एग्री करता था। बताइए क्या ये कोई एरर मिस स्टेटमेंट वगैरह है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे अच्छी सिचुएशन है कि हमें रिप्लाई भी आ गया और बैलेंस भी एग्री करता था। दूसरी कैटेगरी, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड रिकंसाइल्ड, यानी कुछ डिसएग्रीमेंट आए जरूर लेकिन वो रिकंसाइल हो गए, पता चल गया। जैसे डिसएग्रीमेंट आया जरूर, फॉर एग्जांपल पता चल गया वो कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट, टाइमिंग डिफरेंस था। बताइए क्या ये कोई एरर मिस स्टेटमेंट वगैरह है, नहीं है, ठीक, ये भी ओके। फिर नॉन रिप्लाईज बट एग्रीड यूजिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अब देखें यहां पे एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होती, रिकंसाइल हो गई, यहां पे नॉन रिस्पॉन्स का केस है लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। बताइए क्या ये कोई एरर मिस स्टेटमेंट वगैरह है, नहीं है, ये भी ठीक है, इस पे भी एविडेंस मिल गया। हम इसके बारे में भी मुतमिन है कि फिगर ठीक है, इसके बारे में भी मुतमिन है फिगर ठीक है, इसके बारे में भी सेटिस्फाइड है कि करेक्ट है। लास्ट, एक्सेप्शंस स्टिल अनरिजॉल्व्ड। कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, हमने कोशिश भी की उनको रिकंसाइल करने की, रिजॉल्व करने की, लेकिन स्टिल वो अनरिजॉल्व्ड है। बताइए क्या इनके ऊपर हम सेटिस्फाइड हैं कि ये करेक्ट है, इन पे सेटिस्फाइड है। ये कोई एरर मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये कोई एरर मिस स्टेटमेंट। जो ऊपर वाले जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सब में हमें एविडेंस मिल गया, इसमें हमें एविडेंस नहीं मिल सका, ये कोई ना कोई एरर वगैरह हो सकते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह, स्कोप लिमिटेशन वगैरह हो सकते हैं। यहां तक कंक्लूजन से एग्री करते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे डेटर्स में कितने अमाउंट में प्रॉब्लम है, तो बताइए कितनी अमाउंट में प्रॉब्लम है। आपने क्या कहा, 14,300, गलत,
गलत। मुझे ये बताइए, छोटा सा क्वेश्चन मेरा, फर्ज कीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और प्रिंसिपल साहब आते हैं और कहते हैं जी हम जायजा लेना चाहते हैं कि इस दफा आपकी क्लास का ICAP में रिजल्ट क्या होगा, तो हम आपके स्टूडेंट्स का कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर इनमें टेस्ट में पास हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि ICAP के पेपर में पास होंगे। हमने कहा जी जरूर, शौक से लीजिए टेस्ट। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 100 के 100 स्टूडेंट्स जो हैं इनको टेस्टिंग की जा सके, हम 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। वो उन्होंने रैंडम बेसिस पे 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर कहने लगे सर हमने टेस्ट कर लिया है, ये 10 में से 2 स्टूडेंट जो हैं वो पास होने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास में इस दफा ICAP के पेपर में 2 स्टूडेंट पास होंगे। बताइए क्या ये कंक्लूजन ठीक है? नहीं, ये 40 कैसे कैलकुलेट किया भैया? 40 नहीं होंगे, हाँ 20। अच्छा ये 20 कैसे कैलकुलेट किया आपने? हाँ हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज की। हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी कैसे यूज की? हमने कहा अगर 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट पास होंगे तो इसका मतलब है 100 में से मल्टीप्लाइड 20 पास होंगे। हमारी प्रोजेक्शन कितने स्टूडेंट के पास होने की है? 20। अब मुझे ये बताइए, अगर हम सैंपलिंग की बेस पे काम करते हैं और सिर्फ सैंपल के रिजल्ट की बेस पे कंक्लूजन दे, क्या ये सही होगा? फिर से बताइए, अगर हम सैंपलिंग करते हैं और सिर्फ सैंपल के रिजल्ट को कंसीडर करते हैं, क्या ये सही होगा? फिर बताइए, अगर हम सैंपलिंग बेस पे काम करते हैं और सैंपल के रिजल्ट को कंसीडर करें सिर्फ, तो क्या ये सही होगा? कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सैंपल के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पॉपुलेशन पे। हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पॉपुलेशन में। ये प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रोजेक्शन का मतलब यही 10 में से 2 तो 100 में से कितने, ये प्रोजेक्शन ही है। ये जो आपने कैलकुलेट किया 20, ये क्या चीज है? प्रोजेक्शन ही है। तो मुझे बताइए, सैंपल की बेस पर अगर काम कर रहे हो, सैंपल के रिजल्ट की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि प्रोजेक्शन करनी चाहिए? प्रोजेक्शन। चलिए ये 10 में से 2, 100 में से 20, ये तो इजी प्रोजेक्शन थी ना, आपने कर ली। जरा मुझे इसमें प्रोजेक्शन करके दिखाइए फिर मानो जी। 30818 तकरीबन ये आती है। और ये फिगर कैसे कैलकुलेट की होगी आपने? ये कैलकुलेट की 14,300 डिवाइडेड बाय 579,500 मल्टीप्लाई बाय टोटल 1,248,900। ये ऐसे कैलकुलेट की होगी आपने कि अगर इतने सैंपल में इतने एरर्स हैं तो टोटल पॉपुलेशन में कितने एरर्स होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। ये प्रोजेक्शन समझ आ गई आपको? अब बताइए, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, फर्ज कीजिए ये है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट 30,818। ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा? क्या ये पॉपुलेशन दैट इज मटेरियली मिसस्टेटेड है कि नॉट मिसस्टेटेड है? ये हम नहीं बता सकते। हाँ शाबाश, जब तक मटेरियलिटी लेवल ना होगा। अगर मटेरियलिटी लेवल हो 35,000, हम क्या कहेंगे? अगर मटेरियलिटी लेवल हो 25,000, फिर हम कहेंगे मटेरियल। ठीक है। ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा? ये कंक्लूजन होगा बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। मटेरियलिटी को देख के डिसाइड करेंगे। अच्छा बताइए, फर्स्ट कीजिए मटेरियलिटी लेवल है 35,000, ऑडिटर क्या करेगा? भाई वो तो आसान है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि जी 25,000 मिस स्टेटमेंट है, वो मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। अब बताइए, अगर मटेरियलिटी लेवल 35,000 है, अब क्या करना है? क्या इसको इग्नोर कर देंगे कि इमटेरियल है, या इसे किसी एक अलहदा सफ़े पे लिखेंगे? मुझे रीजन बताइए, अलहदा सफ़े पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि एग्रीगेट इंडिविजुअली एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकता है। हमने ऑडिट के एंड में जाके देखना होता है कि इंडिविजुअली मटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो गया कि नहीं। आखिरी क्वेश्चन, उस एक सफ़े का नाम क्या है जहां पे ये इमटेरियल मिस स्टेटमेंट को लिखा जाएगा?
हाँ शाबाश, क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल। ये कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ आपने तो चैप्टर 14 में पढ़ के अभी देख के गया होगा ना। मैं पहले 50 रुपए नाम निकालने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं ये तो लिखा हुआ है, ये तो सारी क्लास को 50 रुपए देने पड़ेंगे। बताइए पहले, इससे पहले ये लफ्ज कहाँ पढ़ा हुआ है क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल? चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एग्जाम्पल में। क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल नाम से जाहिर है, शेड्यूल यानी लिस्ट होगी किसकी? एरर्स की। क्यूमुलेटिव जिसमें एरर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। कौन से एरर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं? इमटेरियल। मटेरियल होते तो उनको करेक्ट ना करवा देते साथ साथ। तो ये समरी समझ आ गई। अब खुद मुझे बताइए, अगर आप पार्टनर हो तो आप ये एक एक कंफर्मेशन के आगे बैलेंस एग्री हुआ, डिसएग्री हुआ, प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, ये एक एक कंफर्मेशन में ये चीज चेक करेंगे या इस सफे में इंटरेस्टेड होंगे? फिर अगर आपका दिल करता है कि आपको लगता है कि इसमें कोई मजीद चीज चेक करनी है, वो कर सकते हैं। पार्टनर के पास हमेशा ऑप्शन है, डिटेल में जा सकता है वो। लेकिन इस पेज की सिग्निफिकेंस समझ आ गई। प्रिपेयर कैसे करते हैं, कंक्लूजन पे कैसे पहुंचते हैं, ये क्लियर होगा। ऑडिटर क्या करेगा? इसको डॉक्यूमेंट करेगा किसमें? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल में। प्रोजेक्शन समझ आ गई क्या नहीं? क्योंकि ये प्रोजेक्शन में आगे चैप्टर 17 में यूज करनी है बार बार। प्रोजेक्शन का तरीका क्या समझ आ गया? बिल्कुल। आप प्रोबेबली क्यूएम में हर रोज सैकड़ों कैलकुलेशन इस तरह की करते होंगे जब क्यूएम का पेपर दिया होगा आपने। तो ये वही सिंपल कंसेप्ट सिंपल है जी। एग्जाम्प्ट थी तो भाई कहीं ना कहीं तो मैट्रिक में की होगी ना आपने। ये तो वो कैलकुलेशन है जो 6वीं 7वीं के मैथ में सिखाई जाती है। 6वीं से बायो पढ़ना शुरू हो गए थे? अच्छा भाई, फिर भी मैथ तो होता ही है। हाँ 10th को मैंने भी मैट्रिक साइंस के साथ ही की थी। हाँ मैंने किया होगा। हाँ वो तो आइंस्टाइन का जमाना था, हाँ न्यूटन का जमाना था बल्कि वो, है ना, पुराना किया होगा। फिर हाँ फिर उनको पॉलिटिक्स का शौक था, वो उधर नहीं मिस्र निकल गया। अब मुझे सीए करने का शौक था, मैं राइज आ गया। फिर चले भाई, इसी बात पे अब केस स्टडी जी। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले अच्छा, अब पेज आ जाए 266 पे। पहले वो हमें एक चीज सिखा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द केस क्या है, सजेस्टेड अप्रोच क्या है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, याद है वो जो आपको बताया था कि अगर चारों कंडीशंस पूरी हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन, अगर 3 कंडीशन पूरी हो रही है, एक पूरी नहीं हो रही, पॉजिटिव, और अगर 3 पूरी हो रही है, एक के बारे में साइलेंट है, एज्यूम करके नेगेटिव। अब एक टिप सुन लीजिए जो आपने हमेशा फॉलो करनी है। एग्जाम में जब कभी पूछे किसी भी केस स्टडी में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जब भी पूछे, देखिए इस चैप्टर में एक ही केस स्टडी सबसे अहम है चैप्टर क्या, कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। जब कभी पूछे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपने सबसे पहला काम करना है 4 कंडीशन लिखनी है, क्योंकि आपकी केस स्टडी इन्हीं कंडीशन की बेस पे सॉल्व होगी। जब कभी एग्जाम में पूछे किसी केस स्टडी में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, हमने क्या करना है, 4 कंडीशन लिख लेने। इससे आपका कंसेप्ट भी रिफ्रेश हो जाएगा और आपके 3-4 मार्क्स भी गेन हो जाएंगे एक कंडीशन लिखने से। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये डिसीजन हम कंडीशन की बेस पे ही करते हैं, तो कंडीशन तो हमारे आंसर का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए ना। तो जब कभी मेरे भाई एग्जाम में पूछेगा नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं आता 4 कंडीशन लिख दें। जी मेरे भाई आप बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी आई, बताइए इस गिवन सिचुएशन में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या करेंगे, 4 कंडीशन लिख देंगे। ये मेरे भाई जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं मेरे भाई, जब कभी एग्जाम में केस स्टडी आई नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, बताइए सबसे पहला काम क्या करना है, 4 कंडीशन लिखना है। शाबाश। वो 4 कंडीशन कौन सी हैं?
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। अच्छा कहीं ये तो नहीं कहना चाहते व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, ये नहीं कहता, ये नहीं कहना चाहता। फिर क्या कहना चाहते हैं भाई? याद करने की जुबान कुछ और होती है, वो एग्जाम में लिखने की जुबान कुछ और होती है। तो अच्छा दूसरा पॉइंट, अच्छा ये तो नहीं कहना चाहते कि inherent risk and control risk is low and auditor has obtained evidence about operating effectiveness of control, ये तो नहीं कहना चाहते? यही कहना चाहते हैं। तो कहा क्यों नहीं मेरे भाई ने? चलिए तीसरी कंडीशन, एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। भाई क्या एक्सपेक्टेड है? हाँ, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट। और एक्सेप्शन रेट का परसेंटेज में। चौथी कंडीशन सुनाए तो फिर माने आपको। नहीं एक मिनट सुनिएगा, सुनिएगा भाई, अगर इन्होंने सुना दी तो इंशाल्लाह इस दफा पास। ये भाई जी एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? दोबारा कहिएगा। चले बाहर कुछ पहुंच गए हैं, 55 तक पहुंच गए हैं, ठीक है चले इंशाल्लाह पास। Auditor is not aware of any circumstances that confirming party will disregard request। शाबाश। तो जरा चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। केस स्टडी 1, you are the manager on the audit of Ghazi Power Limited, a gas transmission and distribution company for the year ending 31st October 2011. On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20th November 2011. अक्टूबर है ईयर एंड, 20 नवंबर को हमने ऑडिट रिपोर्ट देनी है। In order to meet the audit deadline, you are considering various measures which include sending requests for negative confirmations related to balances due on 31st August 2011. On 31st August 2011 यानी इंटरिम डेट पे, नोट किया आपने? इंटरिम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहा है। On 31st August 2011, total debtors aggregated rupees 45 million. 50% of the amount is due from 15 major debtors, whereas the total number of debtors is 2450. टोटल डेटर्स 2450 हैं। 50% अमाउंट 15 डेटर से ड्यू है। योर प्रीवियस, अब ये देखेंगे उसने क्या किया, टोटल डेटर्स की क्लासिफिकेशन कर दी, स्ट्रेटिफिकेशन कर दी, शाबाश, स्ट्रेटिफिकेशन कर दी। यानी 15 डेटर्स हमारे हो गए जिनसे 50% ड्यू है, और बाकी 2435 ऐसे हो गए जिनसे रिमेनिंग 50% ड्यू है। तो दो क्लासेस बुला दी इसने, 15 वाली क्लास अलहदा और 2450। ये क्लासिफिकेशन समझ आई आपको? इसको हमारे में क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन, शाबाश। और सेल्स अकाउंट के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी लफ्ज था ना, पॉपुलेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, इन दो का मतलब समझ आ रहा है आपको? पॉपुलेशन का मतलब क्या है? किसी भी एरिया में जो टोटल ट्रांजैक्शन होते हैं पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का वो छोटा सा हिस्सा जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट किया। हाँ, पॉपुलेशन और सैंपल, ये आपने क्यों नहीं आपकी तो एग्जाम्ड थी। हाँ, स्टैट में नहीं पढ़ा होगा आपने, हाँ एग्जाम्ड थी। नहीं, क्या ऐसा होता है कि मैथ एग्जाम? अच्छा चलें, चल ठीक है, होता होगा, हमें से कोई गर्ज नहीं। आगे चलते हैं। योर एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट एंड द रिजल्ट। लेकिन ये जो टर्म्स मैं आपको 3 लिखवाई है, इनका मतलब जहन में रखिएगा। पॉपुलेशन, सैंपल, स्ट्रेटिफिकेशन। पॉपुलेशन होगी, उसकी स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, फिर सैंपल सेलेक्ट करेंगे। पॉपुलेशन होगी, स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, फिर सैंपलिंग करेंगे। कह रहे योर एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट एंड द रिजल्ट ऑफ इनिशियल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सजेस्ट दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। रिस्क इज लो। अब देखिए एक कंडीशन पूरी हो गई। रिक्वायर्ड डिस्कस वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू यूज द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर इन द अबव सिचुएशन। बताइए कि क्या नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है?
जी मेरे भाई ये मुझे बताएंगे सबसे पहला काम क्या करना है हमने, चारों कंडीशन लिख देंगे। इसके बाद अब आते हैं डिसीजन की तरफ। 3-4 नंबर तो हमारे सिक्योर हो ना। अब आते हैं डिसीजन की तरफ। नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, 2 क्लासेस हैं। पहली चीज मुझे बताइए, पहली क्लास 15 मेजर डेटर्स 50% रिसीवेबल है, नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? नॉट एप्रोप्रिएट। सिर्फ इतना लिख देंगे नॉट एप्रोप्रिएट, आगे रीजन लिखेंगे। क्या रीजन है? शाबाश, बिकॉज इट इज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। चलिए दूसरी कैटेगरी 50%, 2435 डेटा रिप्रेजेंटिंग 50%। अब ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। शाबाश। तो क्या हम नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर देंगे? कहेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट, और कोई नहीं बोलेगा। एप्रोप्रिएट है, आगे क्या लिखेंगे? और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। जी या आप फीमेल स्टूडेंट, जी आप बताइए, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में 2450 डाटा दिए, उसने कहा 15 से 50% रिसीवेबल है, बाकी 2435 से 50% रिसीवेबल है। ये जो बाकी है 2435, इस पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? एप्रोप्रिएट है, बस क्वेश्चन में इतना लिखेंगे। शाबाश, ठीक है, हाँ परफेक्ट। जो 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, रिस्क लो वाली और दूसरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस वाली, लेकिन बाकी की 2 कंडीशन लिखनी है कि नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड फॉलोइंग 2 कंडीशन आर आल्सो मेट। ये फिर 6 नंबर पूरे हुए। उसने रेफरेंस दे दिया ना ऊपर कि 3rd एंड 4th कंडीशन ऊपर का रिपीट नहीं किया उसने, आप लिख दे दोबारा, यहाँ ऊपर रेफरेंस दे दे भाई। क्लियर हो गया कैसे केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है? तो नेगेटिव कंफर्मेशन की केस स्टडी जब भी आएगी, सबसे पहला काम क्या करना है? चलिए अब केस स्टडी 2 तो हमने की हुई है। चलिए ये हमारा चैप्टर तकरीबन नहीं भाई, केस स्टडी किसने करनी है भाई? हैं? नहीं केस स्टडी मैंने करनी है क्या? पेपर देने कौन जाएगा? जब आप जॉब पे लगेंगे तो आपको जो हाँ हाँ नौकरी मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, तो काम करने कौन जाएगा? अगली बात समझ गए आप? और काम मैंने करना है, और भाई मैं कर चुका हूँ सीए, और मैंने कुछ नहीं करना। अब जो करना है आपने करना है। आ जाए जरा इसी बात पे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 वॉल्यूम 2 पेज 164 वॉल्यूम 2। क्या मतलब नहीं? मैंने आपसे ये नहीं कहा रोज लेके आना है। अच्छा क्लास में कितने स्टूडेंट है जिनके पास वॉल्यूम 2 नहीं है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं मैंने कहा, मैं आपको ये कहा नहीं हर रोज वॉल्यूम 2 लेके आना है। ये जी शाबाश, लिखे पहले पेज पे हर रोज वॉल्यूम 2 लेके आना है क्लास में। लिखे हाँ, बस हर रोज वॉल्यूम 2 क्लास में लेके आना है। अच्छा अब जिन स्टूडेंट के पास किताब नहीं है, कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है, किताब घर में रह जाती है, लेकिन हम मोबाइल कभी नहीं भूलते हैं। जेब में से मोबाइल निकाल लें, साथ वाले का वॉल्यूम 2 लेके ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसकी तस्वीर लीजिए, पेज नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 5, भैया जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले तो हमने 4 कंडीशन छाप देने हैं।
इसके बाद अब आगे 1 बाय 1 हर कैटेगरी का डिसीजन करना है, क्या कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। Currently, you are currently in the planning phase of the audit of Fresh Dairies Limited for the year ended 31st December 2016. The information available to inspect of the company's data include the following. ये information है। कस्टमर कैटेगरी पहली, डिस्ट्रीब्यूटर्स 20, बताइए क्या नेगेटिव कंफर्म, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। जी मेरे भाई वो एंड में जो ब्लू शर्ट में है, भैया आप बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? नहीं एप्रोप्रिएट। रीजन बताइए क्यों नहीं एप्रोप्रिएट? क्योंकि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। शाबाश, ये रूल आउट हो गई। दूसरा होलसेलर्स, बताइए इसमें तो नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? ये भाई मुझे बताएंगे। ये भाई जो हाँ छुट्टी करने लगे थे अभी, आप जी आप ये नेगेटिव कंफर्म एप्रोप्रिएट है? भाई लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है, क्या सिर्फ यही एक ही कंडीशन देखनी होती है? और भी कंडीशंस तो हैं। नीचे उसने कह दिया है एफडीएल इज ए लो रिस्क ऑडिट क्लाइंट, चलो रिस्क कम है लेकिन कोई और भी तो है, एक्सेप्शन रेट। एक्सेप्शन रेट किधर दिया उसने? आखिरी कॉलम। अच्छा आखिरी कॉलम में जो परसेंटेज दी है उसने, क्या ये एक्सेप्शन रेट है? ये एक्सेप्शन रेट नहीं है, ये वो है जो बैलेंस कंफर्म हुआ है, जिनका बैलेंस एग्री हुआ है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करना है तो इसको 100 से माइनस करना पड़ेगा। जाहिर है अगर 90% ने कंफर्म किया तो 10% ने कंफर्म नहीं किया, 70% ने कंफर्म किया, 30% ने कंफर्म नहीं किया। कंफर्म करने का मतलब होता है एग्री करना। कंफर्म को अंडरलाइन करके साथ लिख ले, कंफर्म करने का मतलब एग्री करना। जी तो अब इसमें बताइए एक्सेप्शन रेट कितने परसेंट है? 30%। हाई है कि लो है? हाई, शाबाश। तो नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट एप्रोप्रिएट। दो कंडीशन हो गई जी। हाँ ये लास्ट ईयर की परसेंटेज है, हम क्या अपने इस साल के ऑर्डर में पिछले साल का एक्सपीरियंस यूज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, इसी बेस पे डिसीजन कर रहा है। हाँ पिछली दफा हमने टॉस जीत के बैटिंग की थी, हार गए थे, अब क्या करना चाहिए टॉस जीत के? अब फिर बैटिंग। हाँ शाबाश, हाँ सही कह रहे हैं, पीस देखनी चाहिए। असल में रिस्क असेसमेंट की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन में जितनी उसने इंफॉर्मेशन हमें दी उसी के मुताबिक डिसीजन करेंगे जी। हाँ इसमें असल में वो हमें इकट्ठा कर रहा है, वो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सुनिएगा, अच्छा पॉइंट रेज किया उन्होंने। कहा सर ये तो कह रहे हैं वो बैलेंस हो गए जिन्होंने कंफर्म किया, अब बाकी जितने उन्होंने कंफर्म नहीं किया उनमें हो सकता है डिसएग्रीमेंट वाले भी हो सकता है नॉन रिस्पॉन्स वाले भी हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम तो एक्सेप्शन रेट में डिसएग्रीमेंट वालों को लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अगर उसने ये क्लासिफिकेशन हमें नहीं दी तो हम क्या अज्यूम करें? डिसएग्रीमेंट अज्यूम करेंगे। इस कॉलम का मकसद क्या है? एग्जामिनर का मकसद समझे, इसका मकसद क्या है? हमें बाज़ औक़ात जो है सारी चीजें क्वेश्चन में क्लियर नहीं होती, हमें एग्जामिनर का माइंड डीकोड करना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा होगा। तो ये जो उसने आखिरी कॉलम दिया है इससे एग्जामिनर चाह रहा होगा एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करवाना हमसे, ठीक है? तो हम उसे फिर इसी के बेस पे अज्यूम कर लेंगे कि बाकी सारे डिसएग्रीमेंट थे, एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट तो करना ही है। तो 70% क्या हो गया? एग्री, 30% और वो हो गया हमारा हाई रेट। रेस्टोरेंट जिससे पूछूंगा वो बताएगा जी। आप लास्ट वर्ड। हाँ जी जी बताइए। कुछ नहीं पता क्या डिस्कस हो रहा था जी, आप बताइए। रेस्टोरेंट में बताइए क्या नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? पहले तो मुझे यस या नो डिसीजन दीजिए। नहीं, क्यों? रीजन बताइए। शाबाश, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस। शाबाश। और आखिरी क्वेश्चन जी मेरे भाई आप बताइए,
इंडिविजुअल कस्टमर्स, नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? नहीं, क्यों? हाँ, एक्सेप्शन रेट इज हाई, कितने परसेंट है? 80%। शाबाश, क्लियर हो गया ये? चलिए, कितने परसेंट हो तो हम हाई कंसीडर कर दें? 15% से ज्यादा। ये परसेंटेज कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन ये हमने आईकैप के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट्स को देख के इसे अंदाजा लगाया है कि एग्जामिनर नॉर्मली 15% से कम को लो कंसीडर करता है और 15% से ज्यादा को हाई करता है। वरना जैसे मटेरियलिटी की फिगर तो लिखी हुई है ना 5%, ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है मटेरियलिटी, एक्सेप्शन रेट की नहीं लिखी हुई। इसके सोल्यूशन में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए। सोल्यूशन में आइए पेज 169 वॉल्यूम 2 में। होलसेलर्स के नीचे लिखा हुआ है नोट, नोट को काट दीजिए। होलसेलर के नीचे लिखा हुआ है एक नोट, 2 लाइनें हैं, नोट को काट दीजिए और फिर इसके ऊपर वाली लाइन पे लिखा है देयरफॉर नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट, इसको इज नॉट एप्रोप्रिएट कर लीजिए, इज नॉट एप्रोप्रिएट। जी क्लियर हो गया ये? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। ये 6, अच्छा क्वेश्चन, ये आईकैप का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और अच्छा मुझे लग रहा है हमने ये कर लिया हुआ है। जरा पढ़ के देखे किया कि नहीं किया, पढ़ के देखे इसकी रिक्वायरमेंट को कि क्या हमने ये रिक्वायरमेंट कर ली हुई है या कोई एक आधी रिक्वायरमेंट है जो नहीं की। जरा पढ़े, फौरन पढ़े, आपके पास 3 मिनट है, फौरन पढ़े। हाँ जी, बी और सी नहीं किया हमने, इसका पार्ट ए किया, याद है जब हमने प्रैक्टिस की थी नेगेटिव कंफर्मेशन की, कल की थी या परसों किया था ये क्वेश्चन? परसों किया था। चले कोई बात, ए। अच्छा बी और सी नहीं किया, बी और सी कर लेते हैं अभी। कह रहा है डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन द राइटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड एंड रिप्लाईज नॉट रिसीव्ड। पहले मुझे बताइए बी का कोई ताल्लुक बन रहा है केस स्टडी की इंफॉर्मेशन से? नहीं बन रहा। ए का बन रहा था, सी का पता नहीं बन रहा कि नहीं, वो बाद में देखेंगे, बी का बहरहाल नहीं बन रहा। तो बताइए अगर बैलेंस एग्रीड हो तो क्या करना है? कोई पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेप्टर्स मिल गया। बैलेंस नॉट एग्रीड हो तो क्या करना है मेरे भाई, आप बताइए? कुछ नहीं करना। और बैलेंस नॉट एग्रीड है, क्लाइंट से कहेंगे आओ भाई रिकंसिलिएशन बनाओ, रिकंसिलिएशन बनाएगा, देखेंगे टाइमिंग डिफरेंस है, कंफर्मिंग पार्टी के रिगार्ड में मिस स्टेटमेंट है, और अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या फ्रॉड है तो रिस्क, रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड, रिप्लाई रिसीव नहीं, क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। डेटर्स वाले लिखेंगे क्रेडिटर्स वाले के दोनों? डेटर वाले लिखेंगे, डेटर वाला केस है, कोई एक नहीं। डेटर्स की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्रेडिटर के फिट कर देंगे हम। चल ठीक है। सी स्टेट द प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एसडीपीएल। ये एसडीपीएल कौन है? और सेहत नहीं है, ये सलीम है, सेहत नहीं है, वो एसबीएल है, ये सलीम है, सलीम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इसको क्या हुआ भाई? वाइंडिंग का। तो इसका मतलब है प्रोसीजर कौन से लिखने हैं हमने? प्रोविजन फॉर बैड डेट की अमाउंट कंफर्म करने के लिए। कोई कस्टमर हमारा वाइंडिंग अप में चला जाए तो कौन से प्रोविजन हमने, कौन से प्रोसीजर लिखने हैं? प्रोविजन वाले। हमने कहीं पढ़े हुए हैं? कहाँ? चैप्टर 12 में नहीं, कंधार वाले क्वेश्चन में, काबुल एंड कंधार वाले में। उसमें भी कंधार में भी यही मसला था ना, उसकी भी प्रोविजनिंग का ही मसला था, पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा चैप्टर 12 में प्रोसीजर लिखे, एक बात ध्यान में रखिएगा, उसमें सारे डेटर्स की प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो है, इंडिविजुअल डेटर के नहीं है।
नोट किया आपने? इंडिविजुअल डाटा के प्रोसीजर आपको अलहदा से लिखने पड़ेंगे। लिखे 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 उधर जा। ये अच्छा, आज आपने एक तो काबुल एंड कंधार वाले प्रोसीजर पता होंगे ना आपको, उनको इन प्रोसीजर के साथ कंपेयर कर लें, कोई एडिशनल प्रोसीजर मिले तो ऐड करें और इनको चैप्टर 12 में लिख लें। क्यों लिख लें? क्योंकि ये इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की प्रोविजनिंग के प्रोसीजर है। जो चैप्टर 12 में प्रोसीजर लिखे हुए हैं वो ओवरऑल डायरेक्टर्स की प्रोविजन क्या है। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, ये भी आई कैप का क्वेश्चन बैंक था, ये भी है। इसके बाद और 7 और 8 भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। हाँ नहीं नहीं, इतना नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीड एग्रीड। लेकिन क्वेश्चन 7 और 8 आपने घर से पढ़ के आना है। और हाँ, टेस्ट इसलिए रीडिंग के लिए कह रहा हूं भाई, राइटिंग के लिए नहीं कह रहा। 7 और 8, और 7 में आपने मुझे एक बात बतानी है, पार्ट ए और पार्ट बी, इनका क्वेश्चन 7 की इंफॉर्मेशन से ताल्लुक है कि नहीं? तो फिर उसने ऊपर इंफॉर्मेशन काहे को दी है? नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे आपने पढ़ के बताना है। क्लियर होगी ये बात? तो आज की आपकी होम असाइनमेंट क्या है? क्वेश्चन 7 और 8 की रीडिंग करनी है। चलिए, आज का लेक्चर खत्म यहाँ।